freelance journalist, and he's an anchor. So rather than introducing him, like मैं उनको इंट्रोड्यूस करूं, मैं चाहता हूं कि वो अपने आप के बारे में थोड़ा सा बता दें. Meet, I would request you to introduce yourself Mm, if you can, I guess मुझे because सब your जानते ही profile हैं. is too, no, your profile is too vast. So मेरे लफ्ज कम पड़ जाएंगे शायद उसको डिस्क्राइब करने में. नहीं नहीं यार, मैं भी बड़ा सिंपल सा इंसान, मेरे टीचर्स ने जो सिखाया उस हिसाब से है. पढ़ने की एज में पढ़ लिया, काम करने की एज में काम कर रहा हूँ, रिटायर होने की एज में रिटायर भी हो जाऊंगा. सो सिंपल सा फॉर्मूला रखा है लाइफ में और उसी को फॉलो करता हूँ. और Okay. हमेशा एक बात ध्यान में रखता हूँ कि लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, इसीलिए पढ़ाई भी हमेशा करता रहता हूँ. मेरा चले तो मैं सब कुछ काम छोड़ के सिर्फ अगर पढ़ने का मंसूबा हो तो मैं पूरी लाइफ कुछ ना कुछ कोई ना कोई कोर्स करता रहूं. पर कहते हैं कि हर चीज़ की अपनी एक एज होती है, हर एक चीज़ की अपनी एक लिमिट होती है. तो मेरी पढ़ाई की भी एक लिमिट है और मैं उसे ही फॉलो कर रहा हूँ. और अब मेरा जो लास्ट स्टेज बाकी है पढ़ाई का, जिसे कहते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कंप्लीट करना चाहिए, एमफिल पीएचडी, वो बाकी है, वो कंप्लीट करूंगा मैं. और उसके बाद पढ़ाई जो है वो फॉर्मल जो एजुकेशन जो होता है, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में या ऐसे इंस्टीट्यूट में होता है, वो बंद हो जाएगा. पर लाइफ का जो लर्निंग है वो चलता रहेगा. तो मुझे नया नया सीखना बहुत पसंद है और चैलेंजिंग कहते हैं ना, वैसी चीजें करना बहुत पसंद है. जैसे मैं बता दूं, मैं उस जनरेशन का स्टूडेंट हूँ जिस जनरेशन में अगर नाइन्थ में इंग्लिश में अगर आपके मार्क्स कम आते थे तो आपको इंग्लिश जो है 10th में नहीं दिया जाता था. ये कह के आपको आगे बढ़ाया जाता था कि अंग्रेजी छोड़वानी शरत है तुमने ऊपर चढ़ावવામાં આવે છે. और उस टाइम पे मैंने भी कसम खाई थी कि बिना इंग्लिश के आर्ट्स फैकल्टी में मैं पढ़ाई करूंगा, क्योंकि आर्ट्स फैकल्टी को उस टाइम पे बड़ी ही लाइक ऐसी नजरों से देखा जाता था जैसे आर्ट्स फैकल्टी वाले क्या कर सकते हैं लाइफ में, कुछ नहीं कर सकते. साइंस इज लाइक टॉप मोस्ट फैकल्टी, उसके बाद सेकंड पे कॉमर्स आती है और उसके बाद आर्ट्स आती है. आर्ट्स में कौन जाता है, मतलब आर्ट्स में जिंदगी थोड़ी बर्बाद कर. मुझे अभी भी याद है, मेरा एक फ्रेंड था जिसने कॉमर्स में एडमिशन लिया था. उसके अंकल, उसकी मम्मी ने कंटाल की क्योंकि उसके मार्क्स कम थे. उस टाइम पे मार्क्स अगर कम रहते थे तो एडमिशन नहीं मिला करता था. तो उसके मार्क्स कम थे तो उसकी मम्मी ने कंटाल के बोला चलो छोड़ो, एक काम करो आर्ट्स में एडमिशन ले लो. तो उसके अंकल ने ऐसा बोला कि बच्चे की जिंदगी बर्बाद करनी है क्या. एंड फॉर इंफॉर्मेशन, आज वो मेरा वो फ्रेंड जिस पोजीशन पे है उससे कहीं ज्यादा अच्छी पोजीशन पे आज मैं हूँ. लोग मुझे ज्यादा जानते हैं, लोग ज्यादा मानते हैं, प्यार करते हैं. और मुझे एक किस्सा और ये याद आता है. जब हम हॉस्टल में रहते थे और मुझे पूछा गया कि तुम पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद क्या करोगे, क्योंकि मेरा एमए विद साइकोलॉजी चल रहा था. तो हमारे दौर में, हमारे जब टाइम था तब एक एक ये एक प्रथा रहती थी कि जिसने भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया आर्ट्स में है तो वो बीएड करेगा, बीएड करके वो टीचर बन जाएगा. मेरा मन तो था टीचर बनने का, प्रोफेसर बनने का, पर उस टाइम पे इतनी माली हालत नहीं थी कि हम डोनेशन दे पाएं. जो आमतौर पे हम सुनते थे कि यहाँ पे तो भाई ये नौकरी पाने के लिए इसने इतने डोनेशन दिए, उतने डोनेशन दिए. अब ये मेरा हाव था, मैंने फेस नहीं किया, क्या था पता नहीं. पर एक जज्बा ये था कि मुझे वो काम करना था जो काम जिसमें लोग मुझे जानते हो, भले ही मैं उनको ना जानता हूँ. तो एक बार हॉस्टल में ऐसी एक बहस हो गई. तो बंदे ने बोला कि क्या बीएड करेगा ना अब. तो मैंने कहा नहीं, मैं बीएड नहीं करूंगा, मैं कुछ और करूंगा. तो वो बंदा बोलता है तो फिर जिंदगी में तू क्या करेगा. मैंने कहा ऐसा काम करना है कि लोग मुझे पहचाने, ना कि लोग मेरे काम से ना कि मैं उनको पहचानूं. क्योंकि देखिए आमतौर पे लाइफ में, जिंदगी में सबके रिलेशन जो होते हैं वो थोड़े डिफरेंट टाइप के इस तरह से होते हैं कि अ, आप जो है, आपका काम है इसलिए लोग आपके साथ कनेक्टेड रहते हैं. जरूरी नहीं है कि आपका काम खत्म हो, मतलब जो कहते हैं ना काम से काम रखने वाला एक रिलेशन होता है वो होता है. उसके अलावा जैसे आज हम रेडियो जॉकी हैं तो हमें बहुत सारे लोग जानते हैं. शायद हम उनको मिले भी नहीं होंगे, शायद हम उनको जानते भी नहीं होंगे, पर वो हमें जानते होंगे, वो हमें सुनते होंगे. सो मुझे ये जो पोजीशन थी वो उस टाइम पे मैंने क्लियर सोच के रखी थी कि मुझे ऐसी जगह पे, ऐसी शख्सियत बनना है जहाँ पे लोग मुझे जानते हो, भले ही मैं उनको ना जानता हूँ. सो वो किस्सा मुझे अभी भी याद है और उसी की बदौलत आज
विदाउट इंग्लिश, जिसने कहता है 10th में, 11th में, 12th में जिसके पास, या पोस्ट ग्रेजुएशन तक जिसके पास इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं था, जिसने आर्ट्स में पढ़ाई करी, और आर्ट्स में भी जिसने कंपलसरी जो लैंग्वेज सब्जेक्ट आता है वो हिंदी रखा, और उसके बाद भी जिसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके फिर वो न्यूजीलैंड जाता है, अपना एमबीए कंप्लीट करता है, और आईएलटीएस में भी अच्छा स्कोर करके वो न्यूजीलैंड जाने की जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफाइड करता है। तो ये सारी चीजें लाइफ में हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं। सो चैलेंज हमेशा मुझे मिलता रहा है, और जब भी मुझे चैलेंज मिला है मैंने उसे एक्सेप्ट किया है। मैं लड़ा हूँ, मैं वॉरियर हूँ, मैं फाइटर हूँ, मैं लड़ना पसंद करता हूँ। और ये रिबेलियस जो मेरा नेचर है पूरा, जो कहते हैं ना कि मैं बगावत करना मानता हूँ कि ये क्यों नहीं होगा, होगा होगा जरूर होगा। सो इसी वजह से मैंने डबल ग्रेजुएशन किया, डबल पोस्ट ग्रेजुएशन किया। अब मैं एमफिल पीएचडी के लिए भी तैयारी करने के इंतजाम में हूँ। ये बात अलग है कि काम की वजह से उसके एंट्रेंस एग्जाम में इतनी क्लियर नहीं कर पाता या वो अटेंड ही नहीं कर पाता, पर अब मेरा थोड़ा मंसूबा बना है कि अब थोड़ा मुझे ब्रेक मिला है तो मैं पढ़ाई कर लूँ। मैंने साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, लॉ में ग्रेजुएशन किया, मैंने मार्केटिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। तो ये सब सारी पढ़ाई जो है वो मैंने अपनी जॉब के साथ साथ कुछ पढ़ाइयाँ तो मैंने कंप्लीट करी हैं। ओके ओके। सो अंकित के इंट्रोडक्शन को समराइज करें तो ही इज अ वॉरियर, he loves to face the challenge. Yeah, it was really a motivating story हाँ, because मैं अंकित को जानता हूँ ऑलमोस्ट 10 मीत साल से। सो मीत 10 साल, या सॉरी मीत ब्रो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बिकॉज कि मैं कहीं ना कहीं नर्वस हो गया हूँ आपकी स्टोरी सुन के। अच्छा, You have yours, it was wonderful and it was so motivating. ओके, So me को मैं 10 साल से जानता हूँ, and एक चीज मैं बोलूंगा कि you were a reader because I know you used to read, and I can say that you must be reading right now also. So somewhere I want to motivate others also to read. So do you feel that reading has given that somewhere it has played vital role in your life? रीडिंग से ज्यादा ऑब्जर्वेशन ने बहुत काम किया है मेरी लाइफ में। ऑब्जर्वेशन अगर आपका अच्छा है तो आपको रीडिंग करने की भी जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। Okay. हर एक इंसान अपने आप में एक किताब होता है, अपने आप में एक किस्सा होता है, अपने आप में एक स्टोरी होता है। अगर आप उसको अच्छे से ऑब्जर्व करो, उसके बिहेवियर को समझो, तो आपको बहुत सारी चीजें समझने को मिलेंगी। राइटर्स जो होते हैं वो क्या लिखते हैं, हमारी हमारे ही किस्से लिखते हैं, हमारे बिहेवियर एक्सपीरियंस जो उनको हुए होते हैं वही लिखते हैं, और उसी को वो कहीं ना कहीं नरेट करते हैं बुक्स में। तो अगर आप अपने आसपास की दुनिया में लोगों को अच्छे से ऑब्जर्व करते हो, उनको समझते हो, वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, वो क्यों ऐसे हैं, क्यों ऐसा सोचते हैं, वो इस सिचुएशन में उनका क्या रिएक्शन होगा, क्या रिएक्शन है, अगर वो समझने की कोशिश करते हो, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने आंख और कान ये दोनों आप अगर आप खुले रखोगे तो आपको, बुक्स अगर आप रीड नहीं करते चलेगा, पर ऑब्जर्वेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे अभी भी वो स्टोरी याद है, जब मैं स्कूल में था, अवलोकन करवानी टेव, ये किताब में एक स्टोरी आती थी जिसमें एक राजा होता है उसका, या नवाब होता है उसका, ऊंट खो जाता है, और एक बूढ़ा फकीर जो होता है वो पूरा ऑब्जर्वेशन अपना शेयर करता है। तो वो सैनिक ये मान लेते हैं कि भाई इसी ने चुराया है, क्योंकि इसको पता है अच्छे से कि ये ऊंट कैसा था, वो एक आंख से, उसकी एक आंख नहीं थी, उसके कुछ दांत नहीं थे, एक पांव से वो लंगड़ा भी था, इसको सारा पता है, मतलब इसी ने कहीं ना कहीं छुपा के रखा है। और वो राजा को जाके, नवाब को जाके बताता है कि मेरा मेरा ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, और इस वजह से मैंने पूरा वो वृतांत बताया। तो मेरा ऑब्जर्वेशन जो है उस टाइप से बहुत अच्छा है। मैं आपको बताता हूँ, मेरी नर्चरिंग बहुत बहुत डिफरेंट तरीके से हुई है। कैसे हुई बताता हूँ। जैसे मैंने 9th में मुझे जब इंग्लिश नहीं मिला तो चैलेंज आया, बॉस मुझे इंग्लिश नहीं दिया। मतलब 7th स्टैंडर्ड तक जो बच्चा मतलब स्कूल में रैंकर था उसको इंग्लिश नहीं मिला, क्या कहना क्या चाहते हो, मतलब गुजरात बोर्ड, मतलब मुझे चैलेंज कर रहे हो, ठीक है मैं पढ़ के बताऊंगा। एंड मैंने पढ़ना शुरू किया। मेरा मैथ्स बहुत कच्चा था, इट्स लाइक मैथ्स में हे भगवान 35 मार्क्स दे देना बहुत है, मैं पास हो जाऊं बस, बाकी सब में मेरे मार्क्स इतने
टॉप आते थे कि क्लास में वो सब्जेक्ट में मैं टॉप हुआ करता था। जैसे सोशल साइंस मेरा ऑलवेज टॉप रहता था उसमें, हिंदी में मैं टॉप रहता था, गुजराती रीडिंग इज लाइक माय हॉबी, जो गुजराती रीडिंग आज भी मुझे काम लगती है रेडियो में। और उसी तरह से ये सारे सब्जेक्ट, संस्कृत, जैसे संस्कृत में आपने मृच्छकटिकम हो या शकुंतला ये प्रतिज्ञा योगंधरायण हो या शकुंतला का चैप्टर हो, तो ये एक एक चैप्टर आते थे उसका, ये पूरे ड्रामा का, भास का, कालिदास का एक एक चैप्टर आता था, मैं पूरा ड्रामा पढ़ लेता था। और उसके बाद अब सोचो, जिस स्टूडेंट ने पूरा ड्रामा पढ़ा है वो एग्जाम में आंसर को कितना अच्छे से एलोबरेट करेगा, कितना अच्छे से समझाएगा। तो टीचर्स भी बड़े इंप्रेस होते थे कि यार तुझे ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली, चैप्टर में तो इतना ही है, मैंने तो तुझे इतना ही पढ़ाया था। तो मैं कहता था सर मैंने वो पूरा पूरा ड्रामा है ना वो पढ़ लिया है, मैंने भास के जितने भी ड्रामास थे वो पढ़ लिए थे, कालिदास के जितने भी ड्रामा थे वो पढ़ लिए थे, और वो मैंने 11वीं और 12वीं में पढ़े थे, जो मुझे कॉलेज में भी बहुत काम आए थे। यानी कॉलेज में अगर 50 में से 40 के नीचे मार्क्स आ जाएं तो मेरे टीचर्स जो थे, वो प्रोफेसर भी आके मुझे कहते थे इस बार क्या हुआ बेटा, तेरे मार्क्स क्यों कम आए, मतलब ये 1-2 मार्क क्यों कम आए तेरे मतलब में। सो ओके। ये होता था, मतलब मैंने ये सारी, और जब मैंने आर्ट्स लिया तो आर्ट्स में मजेदार बात ये हुई कि उसमें लॉजिक पढ़ने को मिला, उसमें मुझे भारतीय इंडियन कल्चर पढ़ने को मिला, उसमें मुझे समाज शास्त्र पढ़ने को मिला कि हमारा समाज कैसे बना है, सोशल जो हमारा सोशियोलॉजी जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो क्यों ऐसा है, लोग क्यों ऐसे हैं, ये वर्ग ऐसा क्यों है, ये कौम ऐसी क्यों है, ये सब पढ़ने को मिला उसमें। और ये सब के साथ साथ मतलब आप देखो, मतलब जिंदगी में ये सारी चीजें आपके आसपास घूमती आई। तो 11th और 12th में ये सारे सब्जेक्ट थे, और मैं गया कॉलेज में देखा देखी में मैंने लिया साइकोलॉजी, जहाँ पे मेरे एक फ्रेंड ने एक लाइन ऐसे बोली थी कि जॉब मिले ना मिले पर साइकोलॉजी जीने का सलीका हमें सिखा देगा। एंड एक्चुअल वैसा हुआ। साइकोलॉजी और लॉ, मैं हमेशा कहता हूँ ये दो सब्जेक्ट आप अपने बच्चों को हमेशा पढ़ाइएगा। साइकोलॉजी ये सिखाएगा कि लोगों के साथ कैसे आपको बिहेव करना है, उनको कैसे समझना है, और कानून आपको ये सिखाएगा कि आप के आसपास जो दुनिया है वो किस हिसाब से चलती है, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन पे चलती है। तो मैंने साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करी, उसके बाद मैंने लॉ कंप्लीट किया। तो ये जो दो बेसिक बेसिक जो कंसेप्ट थे मेरे, वो मैंने क्लियर करे। आज भी अगर मैं लेटर जब लिखता हूँ किसी भी सरकारी दफ्तरों के लिए या किसी भी पुलिस स्टेशन में अगर मेरा लेटर जाता है, तो सामने वाला एक बार पढ़ के तो सोचेगा कि भाई ये बंदे को थोड़ा नॉलेज है, इसको थोड़ा बचा के रखना, इसको आंसर देने में समझ के। और वो जो लैंग्वेज का जो पूरा एक कमांड उसकी वजह से आया, वो मुझे बहुत काम आता है। जैसे आज मैं अगर मैं हमेशा कहता हूँ कि गवर्नमेंट फंक्शन को होस्ट करना ये एक लिटमस पेपर टेस्ट है। अगर आप अपनी एंकरिंग की स्किल को अच्छी तरह से चेक करना चाहते हैं, तो कोई भी गवर्नमेंट फंक्शन जो है उससे एक बार आप होस्ट कर लो, क्योंकि उसमें एक दफा आपने गलती कर दी तो आपका ब्लैक लिस्टेड हो जाना लाजमी है, और वो हो ही जाओगे आप। और आपको इस तरह से देखा जाएगा मानो मतलब आपने जिंदगी में सबसे बड़ी गलती कर दी, बेटा आपका करियर तो हम सरकारी आलम में चौपट ही कर देंगे। मतलब वो ओके। उस लय का, उस ओहदे का, क्योंकि आपको प्रोटोकॉल्स पता होने चाहिए। जब मुख्यमंत्री आते हैं, जब मुख्य प्रधान आते हैं या फिर केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं, तो उन सब का परिचय करवाना है, उनको जब स्टेज पे बुलाना है, उनको जब वेलकम करना है, तो कौन से वर्ड्स आप बोलेंगे, किस तरह से, क्या लय रहेगा, ये सब चीजें जो है ना बहुत भारी होते हैं। उस टाइम पे आपको प्रेशर मैनेजमेंट सीखने को मिलता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ गवर्नमेंट फंक्शन में क्या होता है, गेस्ट जो होते हैं ना वो एंड मोमेंट पे आते हैं। मतलब हमें नहीं ओके। पता होता है कौन सा एमएलए अभी आएंगे, या कौन से एमपी अभी आएंगे, या कौन सा कॉर्पोरेटर अभी आएगा, या कौन से कमेटी चेयरमैन जो है अभी आएंगे। वो स्पॉन्टेनियस आते हैं, और उनका नाम लिखना, उसके सामने कौन उनको वेलकम करेगा, और फेलिसिटेशन जो राउंड होता है सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है। अगर वो पास कर लिया तो आपने बोर्ड एग्जाम पास कर ली गवर्नमेंट फंक्शन में, ऐसा हम हमेशा कहते हैं। तो ये सारी चीजें, ये जो लाइन में मैंने जो सीखा है, वो मुझे आज यहाँ पे काम लगता है। वो जो इंडियन कल्चर को समझना, सोशल जो हमारा पूरा एटमॉस्फेयर है उसे समझना, लॉजिक, लोग क्यों ऐसा करते हैं, ऐसा हुआ है तो ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या रीजन है, ये समझने में लॉजिक बड़ी हेल्प करता है।
संस्कृत जो है उसने मेरी प्रोनंसिएशन को सुधारने में बड़ी हेल्प करी। अगर आपको प्रोनंसिएशन अपना क्लियर रखना है, अगर आपको शुद्ध उच्चारण करना है, तो उसके लिए आपको संस्कृत का उच्चारण जो है बड़े अच्छे से करना चाहिए। ऐसा मैं हमेशा मानता हूँ। तो उस वो सब्जेक्ट ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। हिंदी की वजह से मैं मुंशी प्रेमचंद को पढ़ पाया, निर्मला जी को मैं पढ़ पाया, और ये बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जिनको मैं पढ़ पाया। उसकी वजह से मेरी हिंदी अच्छी हुई। गुजराती मेरा ऑलरेडी फेवरेट सब्जेक्ट था, जिसकी वजह से कवि बोटादकर हो या कवि कलापी हो या फिर उमा शंकर जोशी हो, उनकी पोएम्स पढ़ना, ये सब राइटर्स जो हैं, गुणवंत शाह हो गए या फिर भूपत वडोदरिया हो गए या फिर मोहम्मद माकड़ हो गए, इन सबको पढ़ना, इनकी कॉलम्स पढ़ना, ये इसकी वजह से लैंग्वेज का जो पूरा वोकेबलरी जो था मेरा, वो इतना स्ट्रांग हुआ कि रेडियो में काम करने के लिए कहते हैं ना एक बेसिक जो क्वालिफिकेशन चाहिए, वो मैंने अर्जित की, जिसमें मुझे आर्ट्स की स्टडी ने बहुत हेल्प करी। आज मैं प्राउडली कहता हूँ कि मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, और आज भी मेरी कॉलेज में मेरे एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि अगर आपके पास इंग्लिश नहीं है, अगर आपका बैकग्राउंड, मेरा फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो मुझे पढ़ा भी पाए, तो मैं कैसे पढ़ता था वो मैं एग्जांपल शेयर करूंगा, जो मैं जनरली आमतौर पे नहीं करता। एलोकेशन कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन में होता ऐसा था कि हम लोग पार्टिसिपेट करते थे। अब उसमें फर्स्ट प्राइज रहता था 501 रुपीज। अब हमारी कॉलेज की फीस हुआ करती थी उस जमाने में, वन टर्म फी होती थी 1000 रुपीज के अराउंड। अब किताबें चाहिए, कॉलेज आने जाने का, मतलब पैदल जाते थे हम तो, मतलब तकरीबन 6-7 किलोमीटर पैदल जाना, उतना ही पैदल आना, और किताबें जो हैं, कॉलेज जेपी श्रॉफ आर्ट्स कॉलेज वलसाड़ में पढ़ता था, वहां पे एक अच्छी स्कीम ये थी कि वहां पे उन लोगों ने एक स्टूडेंट बुक बैंक बनाई थी। तो आपके परसेंटेज जितने स्ट्रांग होंगे, उतने ही आपके चांसेस ज्यादा हैं आपको फ्री में बुक्स मिलने के। उसमें वो क्या करते थे, 100 रुपीज लेते थे आपसे डिपॉजिट, और आपको साल भर पढ़ने के लिए किताबें जो आपकी टेक्स्ट बुक होती थी वो दे देते थे। तो हमेशा मेरी कॉलेज की लिस्ट में तो मैं टॉपर ही रहता था, तो मुझे तो बुक मिलनी ही मिलनी है। तो वो लाइब्रेरियन जो थे उनको ये भरोसा था, क्योंकि मैं लाइब्रेरी में मेरे सब्जेक्ट की जो किताबें थी, मुझे इतनी अच्छी तरह से, क्योंकि मेरी इमेज मेमोरी है, ये मैंने नहीं कहा था, मेरे शंकर रॉथ सर थे जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे। अच्छा, ये भी बताना चाहता हूँ, आज मुझे पॉलिटिक्स में सारे गांधीवाद पता है, नाजीवाद पता है, या फिर मैं सोक्रेटिस को जानता हूँ, एरिस्टोटल को जानता हूँ। इन सबको अगर मैं जानता हूँ तो उसमें पॉलिटिकल साइंस जो मैंने एक सब्जेक्ट लिया था सब्सिडरी, वो भी मेरे लिए बहुत काम का निकला है। सो उस टाइम पे लाइब्रेरियन जो हुआ करते थे, वो एक किताब अगर देते थे, फर्स्ट ईयर में तो ये एक्सपीरियंस होता था कि एक किताब देते थे, देने से पहले कहते थे दे के जाना वापस। और सेकंड ईयर से उनको ये रियलाइज हुआ कि भाई ये बंदा ना पढ़ता बहुत है, तो इसको बुक ज्यादा दो, मतलब में। तो मैं एक्सेप्शनल केस में 4-5 बुक्स लेकर जा सकता था, और उनको भरोसा था कि ये पढ़ेगा और पढ़ के इसका रिवॉर्ड भी जो है अपने रिजल्ट में दिखाएगा। और मुझे मेरी इमेज मेमोरी की वजह से सारी बुक्स पता रहती थी कि कौन सी बुक कौन सी लाइन में किस जगह पे पड़ी होगी। मैं उनको बताता था तो वो कहते थे, पहले तो ये चैलेंज करते थे, नहीं नहीं वो बुक हमारे पास नहीं है। मैं उनको सामने से कहता था, नहीं सर, ये बुक में थर्ड लाइन में आप देखो, लास्ट टू थर्ड या फोर्थ वो बुक होगी। और वो जब ढूंढ के आते थे तो कहते थे, यार तुझे गजब का याद रहता है सब कुछ। सो ये सब चीजें धीरे 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 बहुत कुछ सिखाती गई, और उसकी वजह से मैं ऐसा मानता हूं कि लाइफ में हमेशा सीखते रहना आपके लिए बहुत लाजमी होता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि रेडियो में काम करना एक एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा रहता है। और उसकी वजह से आप रेडियो में काम करने का मजेदार चीज क्या है वो बताता हूँ। एवरीडे आपको लाइक तकरीबन आप समझ लीजिए 40-50 लोग फोन करते हैं। हेलो, હું અહીંથી બોલું છું, અહીંથી બોલું છું, તહીંથી બોલું છું। अब वो लोग जब बोलते थे ना, तो उनके बोलने के लहजे से पता चलता था कि इनके घर पे क्या वाकया हुआ होगा। मतलब ये ला के इन्होंने फोन किया है, या फिर इन्होंने इनाम पाने के लिए फोन किया है, या फिर इनको किसी ने मोटिवेट किया है, या फिर ये मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। तो ये सारी साइकोलॉजी जो है ना, वो समझने में बड़ा मजा आता था। तो ये पढ़ाई का पूरा सिलसिला अभी भी चलता है, अभी भी चल रहा है, और हमेशा चलता रहेगा। ओके, ग्रेट। सो ये थोड़ा मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, बिकॉज मैं स्क्रीन पे देख रहा था, सी जनरली मतलब आपके नाम के रिलेटेड,
बिकॉज जनरली मीत का स्पेलिंग होता है MEET और मिश्रा का स्पेलिंग होता है MSHRA, बट आपके नाम में आई भी है और सरनेम में डबल आर है, तो वो कैसे? इसके पीछे कोई अच्छा, स्टोरी या आपको फिर तो आपको आपको मेरा रियल नेम पता है? नो नो, नहीं, अब बता दो मेरे गेस्ट को। अच्छा, माय रियल नेम इज जो ऑफिशियल जब इसको लेकर बिग एफएम जब मैंने ज्वाइन किया था, तो जिस एजेंसी ने मुझे रिक्रूट किया था, एजेंसी थ्रू रिक्रूटमेंट होती थी उस टाइम पे, तो उस रिक्रूटमेंट एजेंसी ने क्या किया, मेरे नाम का बिल भेजा एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट वाज सो मतलब लाइक क्यूरियस कि हमने तो इस नाम से किसी बंदे को रिक्रूट ही नहीं किया है, तो इसने बिल किसके नाम का भेज दिया? हमने तो मीत को रिक्रूट किया है, तो इसने मीत के नाम का बिल क्यों नहीं भेजा? इसने मिथिलेश कुमार गिरजाशंकर मिश्रा, ये कौन बंदा आया? सो वो जो फाइनेंस के जो हेड थे वो आए घूमते घूमते एंड उसने बोला यार तेरा नाम तो मीत है, तो ये मिथिलेश कुमार के नाम का बिल किसने भेजा? मैंने कहा सर वो मिथिलेश मैं ही हूँ। एक्चुअली होता ये था कि स्कूल कॉलेज में लोग मेरा नाम बराबर बोल नहीं पाते थे, तो मैंने अपना ही नाम रख लिया मीत, और उस टाइम से MEET मीत जो है ये मैंने MTB आर्ट्स कॉलेज में रखा था। कई बार तो पहले 3 महीने तो ऐसा हुआ कि कॉलेज वाले बड़े परेशान हुए। वो मीत बोलते थे और मैं सुनता ही नहीं था, क्योंकि वो मेरा नाम तो था ही नहीं। लोग मुझे मिश्रा ही मिश्रा बोलते थे और मुझे वो थोड़ा ऑकवर्ड लगता था, क्योंकि आमतौर पे यूपी वाले जो भी होते हैं ना, उनको ए पांडे, ए तिवारी, ए मिश्रा, ए दुबे, इसी नाम से बुलाया जाता है। उनका नाम आपको कभी पता नहीं चलेगा कि उनका एक्चुअल नाम क्या है, सरनेम से ही बुलाया जाता है। मुझे ये नहीं पता, ये नहीं पसंद है, इसलिए मैंने अपना नाम मीत रख लिया, जो बहुत ही कॉमन था और उसकी वजह से ये हुआ। अब ये आप जो कह रहे हो ना स्पेलिंग वाला, थोड़ा न्यूमरोलॉजी है, चलता रहता है, खुश है, मजा आता है, थोड़ा डिफरेंट दिखता है, तो न्यूमरोलॉजी जो है कहते हैं कि वो काम करता है, तो हमने कहा ठीक है भाई चलो वो भी काम करता है, तो चलो बढ़िया। हमने वो भी ऐड कर लिया। ओके, नहीं मैनी टाइम्स क्या होता है, बहुत स्टोरीज होती है कि ये हुआ था इसलिए ये ऐड किया, बट ओके, इट्स अ साइंस, स्टोरी तो न्यूमेरोलॉजी इज स्टोरी तो दे ही दी मैंने, या बट मिथिलेश। या मिथिलेश की स्टोरी में गॉट टू नो, बट इससे हमको एक नाम, आपका ओरिजिनल नाम पता चल गया, सो इट्स गुड। सो जनरली मैं बहुत आपकी पोस्ट मुझे आती रहती है सूरती खबरी लाल की, और मैं यस अपने यस। फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करता हूँ, इवन फेसबुक पे भी शेयर करता हूँ। So why this initiative? Because you are an anchor, you are like RJ, and then this journalism, how like this एक्चुअली initiative, how with this motivation, or you can say any particular reason, or for this corona effect only, whatever it. नहीं नहीं नहीं, सूरत में जब भी क्राइसिस लाइक Can you just सिचुएशन tell होगी, us? सूरत में जब भी क्राइसिस लाइक सिचुएशन होगी, आई विल बी देयर, जो आपको ऑथेंटिक और वेरीफाइड न्यूज़ देगा। मतलब सारे अथॉरिटीज़ को एक प्लेटफ़ॉर्म पे लाके उनके पास से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अगर निकलवानी है, तो उसमें मेरा रोल जो है उस टाइम पे एक्टिव मोड पे आ जाता है, और ये मैं हमेशा करता हूँ। Okay. चाहे वो सूरत में फ्लड लाइक सिचुएशन हो, जब तापी में पानी बढ़ता है, तो मेरे वाटर इनफ्लो आउटफ्लो के जो मैसेजेस है वो शुरू हो जाते हैं। ओखी साइक्लोन जब आया था, तब भी हमने जो कलेक्टर थे डॉक्टर महेंद्र पटेल, उनके साथ भी मैंने पूरी रात भर हमने कोऑर्डिनेशन करके उसका पूरा डिटेलिंग निकलवाया था, पूरा लाइव करते थे, बहुत मज़ा आता था। और सेम कोरोना में भी ऐसा ही है, जब भी अफ़वाहें उड़ती हैं मुझे बड़ा गुस्सा आता है, लोग बड़े बेवकूफ़ होते हैं अफ़वाहों को फैलाने में, और आँख मीच के लोग फैलाना भी शुरू करते हैं। सो मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑथेंटिक और वेरिफाइड न्यूज़ चाहिए तो आप सुरती खबरीलाल। खबरीलाल तो मैंने अभी-अभी ये नाम शुरू किया, बाकी 2009-10 से मैंने ये सर्विस शुरू करी थी, जब सूरत में फ्लड लाइक सिचुएशन 2006 के बाद 2010 में जब आई थी, और उस टाइम पे मैंने एसएमएस सर्विस जो है वो शुरू की थी, और एसएमएस से मैं सबको उकाई डैम में से कितना पानी छोड़ा जाएगा, कितना वहाँ ऊपर आ रहा है और कितना वहाँ से छोड़ा जाएगा, ये डिटेल्स में देता था, जिसकी वजह से लोग अफ़वाहों से बचे रहते थे। हर बार ये होता था कि जब भी तापी में पानी आता था, कोई न कोई आके एक अफ़वाह फैला के जाता था, मकई ब्रिज टूट गया, और हर बार हम कमिश्नर को पकड़ते थे और पूछते थे, "सर मकई ब्रिज टूटा क्या?" कहते हैं, "नहीं, मैं वहीं खड़ा हूँ और कुछ नहीं हुआ है।" सो लाइक ये सब सिचुएशन जो है, वो हम फेस करते थे, और मेरा ऐसा मानना है कि जब क्रिटिकल सिचुएशन होती है, उस टाइम पे अगर आप अपने शहर को काम नहीं आते, तो आप किस टाइम पे काम आओगे?
और बतौर मेरा जब करियर शुरू हुआ था रेडियो में तो बतौर मॉर्निंग जॉक शुरू हुआ था। मॉर्निंग शो मैं करता था और मॉर्निंग शो करने वाले इंसान को मॉर्निंग शो उसे ही दिया जाता है जिसे उस शहर के बारे में अच्छी नॉलेज होती है। यानी कि उसके इतिहास के बारे में, उसकी जियोग्राफी के बारे में, उसकी इकोनॉमी के बारे में, उसके पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में, उसकी ब्यूरोक्रेसी के बारे में, ये सारी इंफॉर्मेशन उसको अच्छे से होनी चाहिए। तभी आपको मॉर्निंग शो दिया जाता है। नहीं तो मॉर्निंग शो में जो बंदा बैठा हो, अगर वो बंदा या बंदी बैठी हो, अगर वो अपने शहर को जानता ही नहीं है, तो ना वो शहर को प्यार कर पाएगा, ना ही वो शहर को अच्छी तरह से एलिब्रेट कर पाएगा। मतलब सूरत में अगर मुझे कास्कीवाड़ कोई पूछेगा, तो मैं उसे वहाँ ले जाके छोड़ सकता हूँ। कोई अगर मुझे पूछता है कि मीत बाबू हमें धास्तीपुरा जाना है, तो आई कैन टेक देम देयर, मैं उनको वहां Okay. लेके छोड़ सकता हूँ। ठीक है, गोपीपुरा क्या है या गोपी तालाब की हिस्ट्री क्या है, शैतान मोहल्ले की हिस्ट्री क्या है, मुगल सराय की हिस्ट्री क्या है, क्यों सूरत को मक्काबारी कहा जाता है, या फिर सूरत में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे आप जाओगे तो लाइक वहां पे पानी की कोई दीवार नहीं है, फिर भी वहां पे पानी की भीत कहा जाता है उसे, उसकी हिस्ट्री क्या है, या फिर सूरत में अंग्रेजों की कोठी कहाँ हुआ करती Okay. थी, डच कोठियां कहाँ पे हुआ करती थी। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मॉर्निंग जॉक को पता होनी चाहिए। जैसे आज भी कतारगाम में जो इंग्लिश सिमेट्री है उसे ही सब डच सिमेट्री समझते हैं, जबकि Okay. वो डच सिमेट्री नहीं है, वो कोई और सिमेट्री, दूसरी जगह पे डच सिमेट्री, Okay. और वहां पे जब आप जाएंगे तो आपको एक अलग ही मंजर देखने को मिलेगा। सो ये सब चीजें मॉर्निंग जॉब के लिए बहुत जरूरी होती हैं। सो यस, ये चीज जो है वो आगे बढ़ाती है मुझे हमेशा। Great, great. So, Bhabika show fam RJ Meet. But हम्म। I was just going through your profile, and in that you have written that you have left that career, radio jockey career in 2016, and started anchoring. So, हम्म। why this paradigm shift? मैंने Because 2016 में रेडियो 2016, नहीं, 2017 to 2016, you were like into radio industry. You were doing नहीं, RJ, लास्ट but then ईयर you shift. है, मैंने लास्ट ईयर लाइक 1 साल हुआ मुझे, 2018 में मैंने वो शो छोड़ा था। बिकॉज़ सी मेरा बिज़नेस तो बहुत पहले से चलता था। रेडियो इंडस्ट्री में तो आना-जाना लगा ही रहता था और Okay. आज भी वैसा ही सीन है। सो इट्स नॉट लाइक कि रेडियो जॉकी का जॉब छोड़ दिया तो हम आरजे नहीं हैं। देखो एक बात बताता हूँ, कोई Okay. सीए की प्रैक्टिस छोड़ देता है तो वो अपने नाम के आगे सीए लिखना बंद कर देगा क्या? कोई डॉक्टर की प्रैक्टिस छोड़ बिल्कुल. देगा तो वो डॉक्टर का नाम लिखना बंद कर देगा क्या? तो कई लोग मुझे पूछते हैं आप बिल्कुल. आरजेइंग तो करते नहीं हो तो आरजे क्यों लिखते हो? मैंने कहा वो मैंने कमाया है, वो मेरा एक कमाया हुआ डिग्री है। मैं आपको ये बता दूं, सूरत में शायद मैं इकलौता आरजे होऊंगा जिसके नाम के आगे आरजे भी है, जिसके नाम के आगे एडवोकेट भी है, जिसके नाम के आगे साइकोलॉजिस्ट भी है, और श्री जो मिस्टर जो है वो तो फ्री में हमें सबको मिलता ही है, तो वो भी है। और आगे जाके Okay. डॉक्टर जो है वो भी मैं पाने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ। Great. 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 तो रेडियो इंडस्ट्री जो है वो एंकरिंग की फील्ड तो मेरी बहुत पहले से चल रही थी। वो थोड़ी शैडो मोड पे चल रही थी, जो मैंने आफ्टर भाभी का शो मैंने उसको पूरा लाइमलाइट में लाके रख दिया उसको, मतलब में। Okay. Okay. So now you are full-time anchor. यस। RJ is your passion. I would say that. Is it right? यस 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 Great. यस यस। So, this, are you associated with Khabarche or not? If yes, then how you are associated? Because, Okay. I am associated with खबरचे as associate editor for okay, features, और वहाँ पे फीचर कंटेंट जो भी होता है वो मैं वहाँ पे क्रिएट करता हूँ। जैसे डॉक्टर मुकुल चौकसी का शो है कामनी बात, वो पूरा आइडिएशन मेरा था, जिसमें लाइक किस्से कहे जाते हैं जो सेक्सुअल लाइफ के साथ जुड़े हुए जो मसले होते हैं उसके साथ जुड़े हुए, कि ये इंसिडेंस ऐसे हुआ था और इस इंसिडेंस में ये सॉल्यूशन आया था। उसी तरह से एक और हमने सीरीज जो है मैंने डिजाइन करी थी, वो थी लाइफ का यू टर्न, जो डॉक्टर दक्षिश ठाकर जो हैं वो उसको होस्ट करते हैं। वो आइडिएशन भी मेरा ही था,
जिसमें हम Okay. किसी एक लोकल सेलेब को बुलाते हैं और उनकी लाइफ की सक्सेस मंत्रास जो होते हैं वो हम उनके साथ डिस्कस करते हैं, जिसमें मेरे बड़े भाई जैसे विरांग भट्ट हैं, उनके साथ बैठ के हम ये ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे और ये सारी चीज़ों पे नए-नए आइडियाज़ जो हैं हम क्रिएट किया करते थे। सो येस, आई एम एसोसिएटेड विद खबरचे.com एज़ वेल। Okay. Okay. Great. See, I was going through your profile and you are into stage direction also. So what's the difference between anchoring and stage direction? Is there a एंकरिंग difference? एंकरिंग में बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, इवेंट चल रही है, बीच में बोलो, Okay. अपना काम खत्म हुआ, नीचे आ जाओ, खत्म। जो Okay. मोस्ट प्रोबेबली 80 टू 90% एंकर्स करते हैं, हम थोड़ा उसके एक लेवल अप जाते हैं। एक लेवल अप इस तरह से जाते हैं, हम सिर्फ एंकरिंग पे फोकस नहीं करते, हम ओवरऑल शो पे फोकस करते हैं। 60 टू 70% लोग आ गए कि नहीं, दूल्हा दुल्हन रेडी है कि नहीं, या इवेंट में जो मेन कोर्स है, प्रोडक्ट लॉन्च है तो प्रोडक्ट आ गया कि नहीं, उसका रैपिंग अच्छे से हुआ है कि नहीं, फिर जो वेलकम स्पीच देने वाले हैं वो आ गए कि नहीं, या फिर जिनको हम एक्चुअल में आज यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं वो बैठे हैं कि नहीं। सो यू नो, स्टार्टिंग से लेके एंड तक का पूरा जो शो का फ्लो होता है उसे हम अच्छे से तैयार रखते हैं, ताकि शो में कहीं भी कोई भी चीज में दिक्कत ना आए। जैसे कई बार क्या होता है कि दूल्हा दुल्हन जहाँ बैठने वाले होते हैं उसी के आगे लाइट का सेटअप लगा दिया जाता है, तो हम वहां से झूला हटवाते हैं, उनकी सीटिंग हटवाते हैं कि भाई यहाँ से हटाओ, क्योंकि इनको तो संगीत दिखेगी ही नहीं। कई बार क्या होता है, फैमिली मेंबर बड़े इमोशनल होके कह देते हैं आप संगीत शुरू करो, दूल्हा दुल्हन तो आ जाएंगे ना। आई एम लाइक नो, जिनके लिए ये संगीत हमने संवारी है वो आएंगे तभी ये संगीत शुरू होगी, उससे पहले नहीं होगी। हाँ, कई बार प्रैक्टिकल बनता है कि बहुत लेट हो रहा है और वहां पे टाइम लिमिटेशन है तो हम शुरू भी कर देते हैं, पर कहने Okay. का मतलब ये है कि सीक्वेंस रेडी है कि नहीं, डीजे को गाने मिल गए कि नहीं, लाइट्स जो है वो प्रॉपर है कि नहीं, फोटोग्राफर जो है वो तैयार है कि नहीं, उसने अपनी बैटरी बराबर चार्ज रखी है कि नहीं। ये सारी चीजें छोटी छोटी होती हैं जिसका हम पूरा ध्यान रखते हैं। और ऐसा नहीं कि हम उनको ऑर्डर करते हैं, बड़े प्यार से सलीके से समझाते हैं, यानी कि उनके पूरे शो को हम डायरेक्ट करते हैं कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये एंट्री कब होगी, केक कटिंग कब होगी, रिंग सेरेमनी कब होगी, सब कुछ डिजाइन करते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि हम शो के स्टेज डायरेक्टर्स हैं, जो शो को अच्छे से डायरेक्शन देते हैं, जिसकी वजह से वो इवेंट जो है अच्छे से टाइम पे टाइमली मैनेजमेंट के साथ, फैमिली मेंबर के साथ बहुत सारी मेमोरीज उनको मिल जाए उस तरह के साथ हम कंप्लीट करते हैं। Okay. So guys, if anyone wants to visit the website, so it's in the crawling bar. You can visit. So you, if अगर किसी की शादी नहीं हो तो definitely आप नीत को भी explore कर सकते हो, ठीक है? For the planning and everything. See, as I said in the beginning itself, only I have been knowing you since last 10 years, हम्म। and it's bit personal. You can definitely pass it up. You were an overweight boy, हम्म। but now a fit man. हम्म। So how come? Because and I have seen the transformation in you, and so how come? Because it's a complete transformation. So नहीं, any बड़ा eureka moment? No. बहुत सिंपल है। जब कॉलेज लाइफ में थे तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि लाइक यू नो, स्ट्रगल के दिन जो होते हैं ना बड़े यादगार होते हैं। और मैं पिज़्ज़ा हट में पार्ट टाइम जॉब करता था उस टाइम पे। तो Okay. उस टाइम पे जब पिज़्ज़ा हट में कॉफ़ी कल्चर में पार्ट टाइम जॉब किया करते थे, तो वहाँ पे बर्गर, फिर कोल्ड ड्रिंक्स ये सब खाने को मिलता था। तो उस टाइम पे हम बड़े सुक्कलड़ी हुआ करते थे। तो वो जो बर्गर, मेयोनीज़ ये सब खाने को मिलता था, चीज़ खाने को मिलता था, तो उसकी वज़ह से धीरे-धीरे वज़न जो है बहुत बढ़ गया। अब 2012-13 आते-आते तो लाइक आई एम लाइक फटने वाला बॉम्ब, मतलब ऐसी हालत हो गई कि मेरा नाम ही पड़ गया ए जाड़िया। और नो डाउट उसमें भी लोगों का प्यार ही था, कोई मुझे चिढ़ाता नहीं था, उसमें भी लोग मुझे Okay. प्यार करते थे, आज भी मुझे प्यार करते हैं और आज भी जाड़िया ही कहते हैं। इट्स नॉट लाइक कि वो उस टाइम के Hmm. मतलब फिट हूं तो जाड़िया कहते हैं। उस टाइम में मैंने Yeah. यूं समझ लो ऑपरेशन करने के अलावा बाकी सारे आइडियाज आजमा लिए थे। चाहे वो सुबह बैठ के ये एक शेक पी जाओ, या फिर पेट पे जाके वाइब्रेशन ले लो, या फिर ये एक्सरसाइज कर लो, या वो एक्सरसाइज कर लो, या ये कर लो वो कर लो। फिर डॉक्टर जयेंद्र मुझे मिले, जिन्होंने मुझे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया, जिन्होंने पूरी बॉडी में से जो भी कचरा होता है जिसे हम कहते हैं कि रिजुविनेट करना, वो उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरा वेट लॉस जो ट्रीटमेंट है वो शुरू हुआ। डॉक्टर जयेंद्र का मैं तहे दिल से आभारी हूँ, आज भी उनके ट्रीटमेंट में जो है फॉलो करता हूँ। और उन्होंने 10 दिन में मेरा 7 किलो वजन उतार के दिखाया ना। आई वॉज
कंप्लीटली सरप्राइज। इवन दो मेरे आसपास जितने लोग थे वो भी कंप्लीटली सरप्राइज थे। उसके साथ में जब न्यूजीलैंड गया तो मैंने ये पाया कि वहाँ के गोरे लोग जो हैं वो लोग बड़े फ्रीक हैं हेल्थ को लेकर, पागलों की तरह दौड़ते हैं, पागलों की तरह मतलब में एक्सरसाइज के लिए ध्यान देते हैं, 24 आवर्स वहाँ पे जिम्स चलते हैं। तो मैंने ये सोचा कि लाइफ में मैंने क्रॉनिकल डिसीज से बहुत सारे लोगों को परेशान होते देखा था और कई पेशेंट्स के साथ में जाता था, जैसे जिनकी किडनी के लिए डायलिसिस वो लेने जाते थे, तो उनके साथ भी मैं कभी-कभी गया हूँ और वो जो सिचुएशन होती है ना, बहुत पेनफुल होती है, ट्रस्ट मी। अगर डायलिसिस आपको लगता है कि इट्स जस्ट लाइक ए इंजेक्शन और वो इंजेक्शन लगा लिया और आप ठीक हो गए, नहीं, ये बहुत 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 ही पेनफुल सिचुएशन होती है उन पेशेंट्स के लिए। और मैं हमेशा कहता हूँ प्लीज 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 2 पैसे कम कमाना पर अपनी किडनी, अपना लीवर, अपनी आंखें, अपने कान, अपनी स्किन, अपने बाल, ये सब मत गंवाना, क्योंकि इसका कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला है। उसके बाद मैं न्यूजीलैंड से आया, उसके बाद तो मैं हेल्थ फ्रीक कुछ ज़्यादा ही हूँ। हर 6 महीने में अपने रिपोर्ट्स निकलवाता हूँ। तो मेरी फ्रेंड जो है, जो पैथोलॉजिस्ट है, वो कहती है तुझे हुआ कुछ है क्या? मतलब जो रिपोर्ट्स निकलवाता रहता है। मैं तो कुछ हो जाए उसके बाद मैं रिपोर्ट्स निकलवाऊँगा। तो मैं हेल्थ फ्रीक हूँ, 6 महीने पे रिपोर्ट्स निकलवाता हूँ जो हार्डली 1500 से 2000 के होते हैं। पर उसकी वजह से मेंटली पीस बहुत रहता है कि अच्छा विटामिन बी 12 कम है या D3 कम है, तो ये ज़्यादा करना है। तो वो उस प्रोसेस के बाद मेरा वजन, मैंने एक एक लेवल आया 80 केजी जो है, उससे मैंने उसको कभी बढ़ने नहीं दिया आज तक। वंस अपॉन अ टाइम मैं 98 केजी था, उसके ऊपर 102 पे भी गया था और मैं आज 80 केजी के ऊपर अपने वजन को जाने नहीं देता। मतलब 75 से 80 के बीच में मैं खेलता रहता हूँ। कभी-कभी 72 पे भी आता हूँ, वापस 75 पे जाता हूँ। सीजन पे है, शादियों की सीजन जैसे जाती है 2-3 किलो वजन बढ़ जाता है उसमें। सिंपल सी बात है। बट वजन बढ़ने नहीं देता, ये मेरा बड़ा ही थंब रूल है, कुछ भी हो जाए। आई एम लाइक वेरी फ्रीक अबाउट दैट कि नहीं नहीं नहीं, वजन नहीं बढ़ने देना है, कुछ भी हो जाए। Okay. So, like, if anyone wants to be an RJ, हम्म। RJ, and he's young, aspiring RJ, so what's your message? Like, if you want to give something, some suggestions, if someone is watching and he wants to be RJ, so any message you want like to give from this platform? मैं एक ही बात बोलता हूँ, कई बच्चे आते थे जो स्कूल लाइफ में होते थे या कॉलेज लाइफ में होते थे, मैं उनको हमेशा कहता था फर्स्ट यू फिनिश योर एजुकेशन। अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लो, एमए कर लो, एमएससी कर लो, एमकॉम कर लो, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ले लो। बिकॉज मैं बताता हूँ, रेडियो में अगर आप सक्सेसफुल नहीं गए, आपका ऑप्शन क्या है फिर? उसके बाद आपके पास आपकी पढ़ाई ऑप्शन है। आपके पास करियर के इतने ऑप्शंस होने चाहिए कि अगर एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुल जाएगा। जैसे मैंने अपनी लाइफ के ऐसे ही ऑप्शंस बना के रखे हैं कि अगर मेरा रेडियो बंद होता है तो मैं एंकरिंग करूंगा, एंकरिंग बंद होता है तो मैं साइकोलॉजिस्ट हूं तो मैं काउंसलिंग करूंगा, काउंसलिंग की भी बहुत सारी जॉब्स निकलती रहती है। अगर मेरा काउंसलिंग बंद होता है तो मैं एडवोकेसी करूंगा, माने मैं वकील बन जाऊंगा। अगर मेरा वो भी बंद हो जाता है, तो उसके बाद मैं मार्केटिंग की जॉब करूँगा जिसकी डिग्री भी मैंने पाई है। समझ रहे हो आप? सो मतलब कहने का मतलब है कि एक साथ मैंने 5-6 ऑप्शन रखे हैं। अगर एक करियर में कुछ लोचा आता है तो दूसरा तैयार है, दूसरा है, तीसरा तैयार है। फिर उसके बाद तो ऊपर वाला आगे सोचता है कि नहीं तुझे मैं करने ही नहीं दूँगा। तो हाथ-पैर चलते हैं, मज़दूरी कर लेना, लास्ट में तो वही बचता है ऑप्शन। तो इतने ऑप्शंस आप अपने तैयार रखो, बैकअप तैयार रखो, जिसकी वजह से आप अपनी यूँ कहते हैं ना कि करियर को अच्छे से बूस्ट कर पाओ और अच्छे से आप बैकअप बना के रखो। तो सबसे पहले पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ लो, क्योंकि एक पढ़ा-लिखा आरजे अगर रेडियो पे बोलता है, तो उसकी अहमियत एक अलग ही लेवल पे होती है, उसका एक लॉजिक अलग ही लेवल पे होता है। दूसरा मैं बोलूँगा कि आरजे जो है कोई बन नहीं सकता, आरजे होते हैं। आरजे कैसे, उसकी बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, मैं डिफाइन करूँगा। मेरे एक्सपीरियंस से जो मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग बड़े बेफ़िक्रे होते हैं, उनको संजीदगी ला दे, यानी कि उनको सीरियस कर दे, वैसी बोलने की आर्ट जो है वो आरजे में होनी चाहिए। और जो लोग बड़े मायूस हैं, उनके अंदर ज़िंदगी जीने का, उनको आगे बढ़ने का एक नया हौसला भर दे, वो मोटिवेशनल स्पीकर वाली जो एक आर्ट है, वो भी आरजे में होनी चाहिए। बच्चा है तो बच्चे जैसा, बड़ा है तो बड़े जैसा, अगर हम उम्र है तो हम उम्र जैसा, वो पूरा एक उसका पर्सोना जो है वो होना चाहिए, जो आरजे के। और मैंने आगे बताया आरजे बहुत अच्छा ऑब्जर्वर होना चाहिए, उसके आँख, कान दोनों अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते हुए होने चाहिए। तो वो हमेशा आरजे जो है
उन सबको इस्तेमाल करके मैं हमेशा कहता हूँ कि जेम्स बॉन्ड और पंचात ये दो में बड़ी सिंपल सी एक भेद रेखा है। जेम्स बॉन्ड जो है वो क्या करता है, वो भी पंचायत यूज करता है। वो कभी भी मतलब उसको बोल नहीं देगा कि अच्छा ये दरवाजे पे ये कुंडी लगी हुई है, इसको मैं ऐसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। वो टाइम आने पे इस्तेमाल करेगा। पंचायत क्या करता है, अच्छा मैंने वो दरवाजे पे कुंडी देखी थी, उसको मैं ऐसे इस्तेमाल करने वाला हूँ और तू भी ऐसे इस्तेमाल करना। सो ये जो एक सिंपल सी लाइन जो है, बॉर्डर जो है, उसमें आप किस तरह से जेम्स बॉन्ड बनते हैं या फिर आप एक पंचायत बनते हैं, वो आपको तय करना है। सो आरजे बनना, इट्स लाइक नॉट आरजे बनते नहीं है, आरजे होते हैं। अगर आपके अंदर वो है तो उसको थोड़ा नरिश करके या फिर कोई जामवंत आए और आपके अंदर के हनुमान को जगाए, वैसा हो जाए तो आपका काम हो जाएगा। सिंपल। Okay, great. See, it's a quarantine series interview. So, out of curiosity, I know that you are going very busy with this Surti Khabri Lal. So, friends, if anyone wants to know the authentic news, so you can just click a like button on Surti Khabri Lal page on Facebook. But you must be going. But apart from that, what's your routine in quarantine? That's very important सुनकर because, yeah. इसमें कहीं बात गोल गोल घुमा के नहीं है। रात को 2-3 बजे तक हम सीरीज कंप्लीट करते हैं और हर रोज का एक टास्क होता है कि आज ये सीरीज हम देखेंगे और ये कंप्लीट करेंगे। सो 2-3 बज ही जाते हैं और हम हमेशा कहते हैं कि लाइफ में ऐसा मौका वापस नहीं मिलने वाला है जहाँ पे हम 24 आवर्स जो हैं घर पे ही रहें और दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ के कहीं जाने की कोई जद्दोजहद नहीं है। ठीक है, तो वो एक रूटीन है। 2-3 बजे तक हम सीरीज कंप्लीट करते हैं, फिर सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं। 9 बजे से वापस वही खबरीलाल का मोड शुरू होता है। भारत सरकार के डेटा आते हैं, फिर गुजरात गवर्नमेंट के डेटा आते हैं, फिर लोकल बॉडी के डेटा आते हैं। सो वो शेयर करते हैं, न्यूज़ कोई ना कोई अपडेट आती रहती है, वो शेयर करते हैं। उसके बीच-बीच में कहीं न कहीं कोई मूवी चल रही है, कोई सीरीज चल रही है, कोई कॉमेडी सीन चल रहा है। सो वो सब चीज़ें जो हैं वो एन्जॉय की जाती है। फैमिली के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रहा है या फ्रेंड्स को हम परेशान करते हैं। सो ये सब रूटीन है जो घर पे ही रह के एंजॉय किया जाता है। एक वक्त के लिए सुबह में मैं निकलता हूँ, एक सोशल वर्क के लिए और एक ऑफिशियल वर्क के लिए भी, जो मैं उसी रूट पे एक ही रूट में कंप्लीट करके 1 घंटे में वापस घर आ जाता हूँ। सिंपल। हेलो हेलो Okay. सी हेलो। अभी आपने सीरीज की बात की जनरली मैं पूछता हूँ कौन सी बुक पढ़ रहे हो लेकिन इफ आई आस्क यू या हेलो हाँ हाँ। मैं जनरल एम आई ऑडिबल यस 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 ऑडिबल एम आई ऑडिबल यस। हेलो हाँ, मुझे आवाज आ रही है आपकी अब। सी जब भी मैं आपको पूछूंगा अगर कोई सीरीज या अमीर साहब मैं अगर आपको पूछूंगा कि अगर कोई सीरीज रिकमेंड करनी है तो आप कौन सी करोगे राइट नाउ बिकॉज बहुत बुक्स का सारी तो हैं, हम बहुत डिस्कशन करते हैं बहुत सारी तो हैं अगर कोई जैसे सीरीज को रिकमेंड करना चाहोगे कि ये बट एनी वन फ्रॉम आरजेबी बहुत सारी सीरीज है जैसे वूट पे आप देख सकते हैं, इट्स नॉट दैट सिंपल। फिर भौकाल देख लीजिए, समांतर देख लीजिए, मैक्स प्लेयर पे तो सारी सीरीज जो है वो आपके टेस्ट के हिसाब से आपको मिल जाएंगी। तो वहाँ पे आपको वो सब देखने को मिलेगा। मनी हीस्ट देखिए, फिर उसके बाद आपको अमेजोन पे भी आपको बहुत सारी सीरीज मिलेगी और बट कोई एक सीरीज अगर आर सॉरी आई इंटरप्टेड यू कोई एक सीरीज में अगर आरजे मीत को बोलूं कि या अगर इस क्वारंटाइन में देखना है तो कौन सी सम, यू कैन कॉल इट रैपिड फायर समांतर, यू कैन सी ओके समांतर ग्रेट समांतर। Okay. And at last but not the least, as you are involved in this kind of work, हम्म। any message you would like to give because we are going through a very tough time as a country, as a society. So, any message you would like to give to the people? मैं एक ही बात बोलूँगा कि ये जो सिचुएशन अभी है हमारे हालात में, अगर इसका एक पॉजिटिव वाइब्स अगर हम देखें तो ये देखो आप, सब कह रहे हैं कि अरे ये कोलैप्स हो गया, वो कोलैप्स हो गया। तो पता है अभी कौन-कौन से मसले हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को मिली। एक तो कि लाइफ जो है उसे फुल टू एन्जॉय करके आप
अगर नहीं जीते हैं तो क्या पता कब आपके साथ कौन सा हादसा हो जाए। तो ये एक लेसन हमें देता है कोरोना कि लाइफ को जितना जीना है वो अच्छे से जी लो आप, नहीं तो कब वो चली जाएगी पता भी नहीं चलेगा। दूसरा कि इतने दिनों में हमारा एनवायरनमेंट जो है वो बहुत सही है, वो बहुत हेल्दी है अभी और उसकी सेहत बहुत अच्छी हुई है। एनिमल्स बड़े सेफ हैं और उसकी वजह से यूँ कहते हैं कि जब चीज़ें हमारी ज़रूरतें जब कम हैं, तो सीधी-सी बात है उसको लेकर जो एनिमल्स पे जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं वो भी कम है। उसके उसके उसको लेकर जो एनिमल्स मारे जाते हैं वो भी कम है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका एक पॉजिटिव पहलू ये है। दूसरा, हमें मनोमंथन करना चाहिए। हमेशा मैं अक्सर कहता था अगर आपके पास एमबीए करने के पैसे नहीं है ना तो कोई बात नहीं, मत करो एमबीए, कोई कॉलेज में मत जाओ। बड़े बुजुर्ग जो कहावतें कह गए हैं ना, वो खाली कहावतें आप एक बार रट्टा मार लो, उनका मीनिंग जान लो और वो कहावतों को अपनी ज़िंदगी में उतार लो। आपको ज़िंदगी में एमबीए करने की कोई ज़रूरत नहीं है। Okay. सच्ची बताता हूँ, ये एमबीए का सबसे बेहतर अगर आपके पास नहीं है टाइम, नहीं है पैसे, तो आप कहावतें जान लो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। और ये Okay. कहावतें आपको छोटी-छोटी होती हैं, पर बहुत काम की होती हैं और ये जीवन जीने का सलीका आपको सिखा के जाती है। तो मैसेज यही है कि जितना कम जानोगे ना, उतना आपके लिए पेनफुल सिचुएशन कम होगी। मतलब कहते हैं ना, कुछ न जानना भी अपने आप में एक बड़ा सुकून होता है। जो हम ये हमेशा कुतरते रहते हैं ना, ये भी जानो, वो भी जानो, वो भी जानो, ये भी जानो, ये कहीं न कहीं हमें पेनफुल लगता है। इसलिए मैं हमेशा जो भी नई चीज़ सीखता हूँ, तो उसमें मैं चीज़ सीखता हूँ, उसमें पंचात नहीं करता। Okay. पंचात और सीखना ये 2 में फ़र्क है। सो Okay. आप चीज़ों को सीखिए और सीखने के बाद उसकी डींगे मत हाकिए कि आपको ये आता है, आपको ये होता है। हाँ, और हमेशा उसी चीज़ में बोलिए जिसमें आपको नॉलेज हो। दिल्ली में क्या हुआ, मिजोरम में क्या हुआ, यूएसए में क्या हुआ, वहां पे क्या हुआ, कुछ पता नहीं है, फिर उस पे हम अपनी राय देना शुरू कर देते हैं। आई से प्लीज आप अपनी राय अपने घर तक रखें। आपके मशवरे की कीमत आपके घर में कितनी होती है ना, वो भी बहुत मायने करती है। और उसके अलावा फिर बाहर जब आप लोग कहीं और कुछ चीजें देना शुरू करते हो, कुछ और चीज बोलना, ये करना, मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस जगह से हम इंडिया से हैं और इंडिया में हमें एक चीज सिखाई जाती है और वो ये है कि हम सभी मोक्ष की ओर आगे बढ़े। मोक्ष वो है यानी समझदारी का एक एक्सट्रीम लेवल, मैं हमेशा उसे मोक्ष कहता हूँ। यानी कि अंडरस्टैंडिंग का एक एक्सट्रीम लेवल होता है मोक्ष। अगर आपकी समझदारी ही नहीं है तो आप मोक्ष के पास जाओगे कैसे? सो ये मोक्ष अगर आपको पाना है तो अंडरस्टैंडिंग का लेवल आपको बहुत हाई बनाना पड़ेगा। जो मेरे टीचर्स ने मुझे सिखाया, एडवोकेट किरीट पानवाला, निखिल मद्रासी, कृपा व्यास, रुद्रेश व्यास, रुचा व्यास, डॉक्टर उर्मिला नाणावटी, रुचा नाणावटी, ये सब लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और ये हमेशा शंकर रॉथ सर, इन सब ने मुझे यही सिखाया है कि जितना कम जानोगे उतना हमेशा खुश रहोगे और जितना अंडरस्टैंडिंग ज्यादा रखोगे, जितना मुंह बंद रखोगे उतना खुश रहोगे। सोचो एक आरजे के मुंह से आपको मुंह बंद रखने की सलाह और मशवरा मिल रहा है, कितना ये एकदम ऑपोजिट लग रहा है, पर ये हकीकत है। आपको ये जान के ताज्जुब लगेगा कि मैं जब रेडियो पे नहीं होता या पब्लिक लाइफ में नहीं होता तो मैं बहुत ही शाय किस्म का बंदा हूँ, बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। मतलब मैं किसी से बात नहीं करता, किसी को पता नहीं चलता कि मैं आरजे हूँ। आज भी मेरी जिम में कईयों को पता नहीं है कि मैं आरजे हूँ या मैं रेडियो जॉकी हूँ या मैं ये शो करता था या जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ पे मैं अपना इंट्रोडक्शन सामने से कभी नहीं देता कि हाय दिस इज आरजे मीत और मैं ये काम करता हूँ। मैं हमेशा साइलेंटली मोड पे अपना एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन दूंगा, मैं हूँ मीत Okay. और आपको कुछ काम है तो बताइएगा, दैट्स इट, खत्म। Okay. Thank you, RJ Meet. It was a candid conversation. Really, we learned a lot. And thank you for being with us. थैंक यू। Uh, we wish you the best of health ahead. Okay. Thank you very much. थैंक Thanks. यू, थैंक यू, थैंक यू फैजान, थैंक यू।